जुड़ेंगे। प्रोफेसर करोड़ी सिंह विदेशी मामलों के जानकार हमारे साथ मौजूद होंगे, राजदूत सुशील सिंघल हमारे साथ मौजूद होंगे और मुजाहिद जाफरी पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। राजेश भार्गव मेरे साथ मौजूद होंगे। राजेश जी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारत परमाणु हथियारों को लेकर एक्टिव हो गया और 12 परमाणु हथियार उसने तैनात कर दिए हैं, यानी कि रेडी टू गो? देखिए, कहीं भी युद्ध हो या कहीं भी कन्फ्लिक्ट हो तो उसमें खाली हथियार का इस्तेमाल ही बड़ी चीज नहीं होता है, बल्कि उसके साथ जो एसोसिएटेड जैसे कहते हैं ना, दुश्मन के ऊपर मानसिक दबाव वो बनाना भी अपने आप में एक युद्ध की नीति है। अभी आप देखिए, ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स, ईरान और इजराइल, इनके बीच में जो भी युद्ध चल रहा है उसमें युद्ध तो चल रहा है, लेकिन उससे ज्यादा उनके बीच में एक इंफॉर्मेशन वार चल रही है, एक दूसरे को दबाव में लाने की। हिंदुस्तान आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शांत देश है, उसके आसपास सब जगह शांति है, हमें कहीं किसी से कोई डर नहीं है, हमें कहीं किसी से कोई खतरा नहीं है। लेकिन उसके साथ हमें यह जरूरी है कि दुश्मन को यह भी बता के रखना कि हम पूरी तरह से तैयार। देखिए, वैसे जो आप यहाँ पर कहा कि हाँ, हमने 12 अपने परमाणु हथियारों को डिप्लॉय कर दिया है। देखिए, डिप्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि दे आर इन सच ए पोजीशन जहां पर हम उनका एक शॉर्ट टाइम के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये आपने देखा होगा यूक्रेन और रशिया के वार में भी क्या आता था कि आज रात को जो है परमाणु बम का इस्तेमाल हो जाएगा। सारे कहानियां आती रहती हैं कि कल हो जाएगा, 24 घंटे में हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। परमाणु युद्ध को शुरू करना या परमाणु हथियार का इस्तेमाल करना कोई इतना आसान नहीं है, लेकिन ये बेसिकली एक डिटरेंट है। हथियारों को या एटम, खास तौर से जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इनको तैयारी की पोजीशन में रखने का मतलब यह है कि एक शॉर्ट टाइम के ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाए एज ए डेटरेंट, खास तौर से एज ए सेकंड स्ट्राइक फैसिलिटी, कि अगर हमारे ऊपर कहीं से भी अटैक होता है तो हम उसका इस्तेमाल कर सकें। कर सकते हैं। ये बड़ी जितना बात आपने समझता हूं, कही है, आपने बड़ी बात कही है। सिप्री की रिपोर्ट आई है, उसमें तमाम तरह का जिक्र भी किया है। एक्स एम्बेसडर पूज राजनयिक सुशील सिंघल साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुशील सिंघल साहब, अगर देखा जाए तो परमाणु हथियारों का जिक्र किया है, लेकिन भारत पहले लगातार चीन के 170 परमाणु हथियारों की बात की जाती थी, लेकिन 20, पाकिस्तान से 20 ज़्यादा भारत ने परमाणु बम एक तरह से बनाए हैं, उनका उनका वो किया है, और 12 एक्टिव पोजीशन में रहे हैं। क्योंकि हम देखते थे जब भी दोनों देशों के बीच तनाव होता था तो पाकिस्तान बार बार ये कहता था कि हमारे पास जो परमाणु हथियार रहे हैं वो क्या देखने के लिए रखे हैं हमने, हम परमाणु हथियारों की हर बात धमकी देता था। लेकिन भारत ने तो एक्टिव पोजीशन में रख दिया, पाकिस्तान में भी कोई भी एक्टिव पोजीशन में नहीं है। तो क्या जो तमाम देश हैं उनके जो परमाणु हथियार हैं उनकी जो जानकारी सार्वजनिक तौर पर आती है वही होती है, या कुछ जानकारी ऐसी होती है जो बता ही नहीं जाती है, या कोई देश हमेशा एक्सपोज नहीं करता, बताता नहीं है, छुपा कर रखता है? देखिए मनोज जी, बात यह है कि इस तरह की जो भी तैयारी होती है, ज्यादातर पब्लिक पोस्चरिंग उसके बारे में नहीं की जाती है। ये जो सिपरी की भी ये रिपोर्ट जो आ रही है, ये भी वो डिफरेंट सोर्सेज से मालूम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिलायबिलिटी इसके ऊपर बहुत हम नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी देश जो है अपने कितना क्या कर रहे हैं, किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, क्या वो उसके बारे में जानकारी पब्लिकली वो नहीं दी जाती, पहली बात। दूसरा, जो अभी हम बात कर रहे हैं अभी न्यूक्लियर कि हमारे हमने 12 जो है न्यूक्लियर आर्सनल में वो किए हैं, उनको जो रेडीनेस में एक्टिव मोड में। जी, देखिए, बात यह है कि इंडिया की जो पॉलिसी है न्यूक्लियर की, वो फर्स्ट स्ट्राइक की नहीं है, सेकंड स्ट्राइक की। भारत के जो जो न्यूक्लियर प्रिंसिपल है उसमें जो है ये है कि भारत कभी किसी देश के ऊपर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। तो उसमें क्या है कि जब आपको सेकंड स्ट्राइक करना है तो उसमें आपको तैयारी रखनी पड़ती है इतनी कि आपको अगर कहीं आवश्यकता पड़े, कभी खुदा ना खास्ता होपफुली कभी किसी को नहीं जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये तो पोस्चरिंग होती है और ये जो है तैयारी रखनी पड़ती है। तो वो उसके तहत में इन्होंने तैयारी, ये जो खबर आ रही है मेरे विचार से इसके है, क्योंकि हमारा जो है अब जो है तीनों जो है हमारे क्षेत्रों, क्या लैंड हो, सी हो और या हवा से हो,
एयर में हो, तीनों में जो है हमारी अब कैपेसिटी बिल्ड हो गई है कि हम न्यूक्लियर कहीं अटैक होता है तो हम उसका जवाब हम तीनों से दे सकते हैं। तो उसकी तैयारी, जैसे अब चीन का भी मैं आपको बताऊं, चीन के यहाँ भी पिछले साल 24 उन्होंने रेडीनेस में रखी थी। इस साल सिप्री की रिपोर्ट है कि उन्होंने 34 न्यूक्लियर वारहेड्स को रेडीनेस में बिल्कुल रखा हुआ है। तो ये जो है सारे देश, और इसी तरह से जो और दूसरे देश हैं, यूएसए हो या जो है रशिया हो या जो है फ्रांस हो या यूके हो, वो भी कुछ ना कुछ आर्सेनल इस तरह से रखते हैं ताकि जो है डेटरेंस बन, बिकॉज बेसिकली क्या है, न्यूक्लियर जो ऑप्शन है वो एक डेटरेंस है दोनों सब तरफ के लिए। तो लेकिन उसके लिए जिस तरह का माहौल चल रहा है उसमें अपनी तरफ से एक ऑप्शन रखनी पड़ती है, और खासकर इंडिया जैसे देश के लिए जिन्होंने अपनी फर्स्ट स्ट्राइक को अपनी तरफ से अपने आप उसको रोका हुआ है कि हमने फर्स्ट स्ट्राइक हम किसी को भी नहीं करेंगे, कभी भी हालत में हम फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे, लेकिन अटैक हुआ तो हम न्यूक्लियर अटैक हो तो हम उसका जवाब देंगे। तो इसके लिए हमें तैयारी रखनी है, और इसी के चलते हुए हमने भारत जो हमारी न्यूक्लियर पावर जो है सबमरीन है, 2 सबमरीन है हमारे पास, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघा, जो कि न्यूक्लियर जो मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं। और ये ही वो जो है कैपेबिलिटीज के लिए है। तो उस जब अगर आपने अपनी जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है उनको अगर आपने तैयार रखना है तो उसमें तो मेट करके रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसको समय नहीं मिलेगा आपको, क्या लग, क्योंकि कहीं भी हो सकती हो, तो क्योंकि उनको उसकी जो खासियत यही है कि किसी को पता नहीं लगता कि आपकी न्यूक्लियर सबमरीन कहाँ ट्रैवल कर रही है, किस जगह कर रही है, तो वहां तो तैयार रखना पड़ता है। क्योंकि अब हमारे यहाँ कैपेबिलिटी आ गई है, पहले नहीं थी ये बात कैपेबिलिटी, अब कैपेबिलिटी आ गई है, तो नेचुरली वो मेट में उसकी तो जो न्यूक्लियर वारहेड को तैयारी पोजीशन में वहां रखा जा रहा है। तो उसमें मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज्यादा तवज्जो देने की बात नहीं है, तो पोस्चरिंग होती है, तैयारी होती है, ताकि दूसरे देशों को भी पता रहे कि भारत में कोई, हम में कोई कम नहीं है, जी और कोई यहाँ तरह का दुस्साहस करने की कोशिश करेगा तो उसका माकूल उसको जवाब दिया। जी। प्रोफेसर किरोड़ी सिंह विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद है। प्रोफेसर किरोड़ी सिंह, हमने जो सर्वे कराया उसमें एक सवाल ये भी था कि क्या ऐसे तमाम देश जो भारत से जलते हैं, भारत से चिढ़ते हैं और हमेशा परमाणु हमलों की धमकी देते हैं, इस एक्टिव मोड में परमाणु हथियारों के लाने में या परमाणु हथियारों की क्षमता बढ़ाने के बाद, क्योंकि पाकिस्तान से 20 ज्यादा हो गए, पहले कम थे, क्या अब इसकी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी? पाकिस्तान की तरफ से इस बात को लेकर कोई रिएक्शन देखा जाएगा? देखिए मनोज, ये जो न्यूक्लियर वेपन की हम बात करते हैं, ये एक सुरक्षा कवच के रूप में है, यूज वैल्यू नहीं है। अगर यूज वैल्यू इसकी है तो दुनिया में इतने न्यूक्लियर वेपन हो गए हैं, इतने न्यूक्लियर बॉम्ब हो गए हैं कि एक पृथ्वी नहीं कई पृथ्वी तबाह हो सकते हैं। तो यूज वैल्यू इसकी नहीं है। तो ये कोई क्रिकेट का स्कोर नहीं है कि किसके पास 170 हैं और किसके पास 150 हैं और किसके पास 500 हैं, इस तरीके का नहीं है। इसकी जो लेथाल कैपेसिटी है, या जिसको हम न्यूक्लियर विंटर कहते हैं, वो बहुत ज्यादा है। और इसका लिए आपने कहा कि क्या कंपटीशन बढ़ेगा, निश्चित रूप से इसका कंपटीशन बढ़ना है, ग्लोबल लेवल पे भी और इंडिया और पाकिस्तान में भी। क्योंकि जिस तरह के अनईजी रिलेशन इंडिया और पाकिस्तान के हैं, और पाकिस्तान का जिस तरह का रिजीम है वहाँ मिलिट्री डोमिनेटेड, तो निश्चित रूप से पाकिस्तान अपने तरीके से और एफर्ट्स करेगा। तो इंडिया और पाकिस्तान में कंपटीशन नहीं। देखिए, स्टार्ट ट्रीटी थी रशिया और अमेरिका के बीच में, उसको लैप्स हुए 3-4 महीने हो गए हैं। रशिया ने कहा कि हम 1 साल के लिए एक्सटेंड कर लेते हैं और उसके बाद नई ट्रीटी करेंगे और दूसरे देशों को भी सम्मिलित करेंगे। अमेरिका ने मना कर दिया। तो अब बहुत से देश हैं वो एस्पायर कर रहे हैं, जैसे पोलैंड है, जर्मनी है, जापान है। तो इस तरह का न्यूक्लियर कंपटीशन बढ़ेगा दुनिया में, और अगर इस तरह का न्यूक्लियराइजेशन होगा तो कहीं न कहीं पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी तो रहेगी ही। और इससे भी ज्यादा खतरनाक ये स्थिति है कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो निरंतर रूप से बढ़ रहा है। 1 साल पहले जो 2.4 ट्रिलियन था, अब 2.9 ट्रिलियन के करीब पहुंच गया है। अमेरिका ने 1.5 ट्रिलियन पे अपना खर्चा मिलिट्री पे एक्सपेंस करना चाहते हैं।
तो इसका मिलिट्री पहले 39% के करीब था, उनका दुनिया का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर था उसमें, तो अमेरिका बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। तो इस तरह का बढ़ेगा तो अमेरिका ने अपने मित्र राष्ट्रों से कह दिया, पहले तो ये कहा नेटो के जो देश हैं उनको कहा कि आप 2% जीडीपी का कीजिए, अब ये तय किया है कि 5% जीडीपी का होगा 2035 का। तो इसका नेचुरली जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जो डेवलपमेंट से रिलेटेड रिसर्च या एजुकेशन होना है उन पे नकारात्मक, हेल्थ है इन पे नकारात्मक असर पड़ेगा। तो पूरी दुनिया केवल एटॉमिक पावर को लेके कंपटीशन नहीं, ओवरऑल जो मिलिटराइजेशन का कंपटीशन होगा वो पूरी दुनिया को खतरनाक स्थिति में ले जाएगा। तो हम केवल भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में नहीं, दुनिया के संदर्भ में हमें देखना चाहिए। और एक डेंजरस ट्रेंड और आ रही है, वो है प्लाज्मा वेपन की, और उस पे चीन, अमेरिका और रशिया काफी एडवांस स्टेज पे रिसर्च कर रहे हैं। ऐसी भी खबर आ रही है कि रशिया और ईरान ने मिलकर प्लाज्मा वेपन पे काम करना शुरू कर दिया है, और वो इस एडवांस स्टेज पे है। मिलिट्री के लेवल पे, केवल फिक्शनल नहीं है, मिलिट्री के लेवल पे वो जो ड्रोन है या हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट कर सकता है, उनको रोक सकता है प्लाज्मा वेपन। तो हम न्यूक्लियर वेपन से भी आगे जा रहे हैं, जिसको हम प्लाज्मा वेपन कहते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन की तरह है। तो वहां तक दुनिया जा रही है, तो दुनिया डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा रही है। अगर हम उस दिशा में देखेंगे तो पूरे डिस्ट्रैक्शन की तरफ कभी भी दुनिया या ये प्लानेट तबाह हो सकता है। दूसरी तरफ हमने विकास की दृष्टि से भी बहुत प्रगति की है, ऐसा नहीं है कि नहीं की है, टेक्नोलॉजी का बड़ा एडवांसमेंट के लिए रोल है। तो जो ड्यूअल यूज है टेक्नोलॉजी का, उसके हम जो नेगेटिव और मिलिट्री का यूज है उसको मिनिमाइज करके उसका कंस्ट्रक्टिव या डेवलपमेंटल यूज कैसे बढ़ाएं, इसके लिए कोई सहमति बननी चाहिए, जिसकी संभावना मुझे नहीं लग रही है। कि जिस तरह के स्टार्ट को लेके अमेरिका और रशिया में विवाद हुआ, अमेरिका ने ब्लाटेंटली मना कर दिया कि हम कोई बातचीत नहीं करेंगे इसमें। तो इसमें केवल भारत पाकिस्तान तक सीमित नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। मनोज, क्या किया जा सकता है, दुनिया को कैसे बचाया जाए, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ अपने लेवल पे कुछ नहीं कर सकता है। भारत का पहले न्यूक्लियराइजेशन से पहले, न्यूक्लियर बम से पहले एक अप्रोच था कि कंप्लीट डिसआर्मामेंट, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात थी। उससे फिर दुनिया ये कहने लगी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन होना चाहिए, डिसआर्मामेंट पॉसिबल नहीं है। तो भारत ने भी अपना न्यूक्लियराइजेशन किया, तो जो कंप्लीट डिसआर्मामेंट की स्थिति थी वो कहीं नहीं बची है। सिर्फ साउथ अफ्रीका ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स वॉलेंटरीली खत्म किए हैं और किसी देश ने नहीं किए हैं। यूक्रेन ने उसको अंडर प्रेशर, या जिस तरह का सोवियत डिसमेंटलिंग हुआ उससे उनको डीन्यूक्लियराइजेशन यूक्रेन का हुआ। आज यूक्रेन के संकट में है, तो दुनिया के सामने ये उदाहरण है कि हम अगर वॉलेंटरीली भी अपने न्यूक्लियर वेपन खत्म कर देंगे तो हमारे को खतरा हो सकता है। तो जिस तरह का ओवरऑल सिचुएशन बन रहा है, ये एक तरफ तो निराशाजनक भी है, और अगर डुअल यूज में हम कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव यूज करें, वो न्यूक्लियर पावर हो चाहे प्लाज्मा पावर हो, उसको अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएं तो दुनिया का ज्यादा भला हो सकता है। भार्गव साहब मेरे साथ मौजूद हैं। भार्गव साहब, प्रोफेसर करोड़ी सिंह जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, सहमति। मुझे लगता है कि अब जो देशों के बीच तनाव फैल रहा है वो सहमति शब्द बड़ा बेईमानी सा हो गया है। रूस यूक्रेन के बीच अभी तक सहमति नहीं बन पाई है, युद्ध चल रहा है। और अगर आप इजराइल और ईरान के बीच देखें, सहमति जैसी कोई चीज़ ही नज़र नहीं आ रही है। तमाम देश चाहते हैं, ईरान भी चाह रहा है, इजराइल भी चाह रहा है, अमेरिका भी इसी बात का जिक्र कर रहा है, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही है। 2-2 साल से युद्ध चल रहे हैं, 6-6 महीने से तनाव चल रहा है। पूरी दुनिया सबसे बड़े बम, इकोनॉमिक बम के आगे फंसी हुई है, और मुझे लगता है कि पूरी इकोनॉमी कोलैप्स होती जा रही है। परमाणु बम से ज़्यादा खतरनाक बम ये हो गया है। इन सब के बीच जो संयुक्त राष्ट्र है या ऐसी संस्थाएं जो पूरी दुनिया